नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम टीएसएसबी पीजीटी हिंदी के ऊपर बातचीत करेंगे, जिसके अंतर्गत हम परीक्षाओं के पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का एक बार हम रिव्यू करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अंत तक आप देखेंगे। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा लाभदायी हो सकती है जिनकी तैयारी पूरी हो और वो डीएसएसबी पीजीटी हिंदी की परीक्षा में बैठने को लेकर शत प्रतिशत एकदम से तैयार हो। तो अंतिम समय में मनोबल बढ़ाने के दृष्टिकोण से आप जरूर इसको देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएसएसबी पीजीटी हिंदी पार्ट ए और पार्ट बी में बटा हुआ प्रश्न पत्र होता है। पार्ट ए के अंतर्गत कुल 5 इकाइयां बटी रहती हैं, जिसमें कि 20-20 प्रश्न होते हैं, जैसे कि हिंदी जनरल, इंग्लिश जनरल, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी। इस तरीके के 5 छोटे-छोटे पार्ट बटे रहते हैं 20-20 क्वेश्चन के, और ये अनिवार्य पार्ट के रूप में है। जितने भी विद्यार्थी इसमें बैठते हैं, इस प्रश्न को हल करना पड़ता है। प्रश्नों की संख्या कुल 100 होती है। ठीक है, हर प्रश्न 1 नंबर का होता है और निगेटिव मार्किंग के तौर पर 0.25 निगेटिव मार्किंग भी है। तो पार्ट ए के अंतर्गत 100 प्रश्नों में 40% आपको अंक लाने अनिवार्य हैं। तमाम विद्यार्थियों के मन में एक बात आ जाती है कि क्या हर इकाई से 40% लाना है या फिर टोटल का 40% लाना है। तो यहाँ पर देखिए, आप ध्यान रखिए कि हर इकाई से भी 40% आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल 40% क्वालिफाइंग के रूप में है, तभी आप इस एग्जाम में अपने दावे को पेश कर सकते हैं, अन्यथा आप इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 20 क्वेश्चन है तो कम से कम हर यूनिट से आप 8 क्वेश्चन सही करने की क्षमता रखते होंगे। मान लीजिए किसी का अर्थमेटिक कमजोर होगा तो उसमें मान लीजिए 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना तो आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो हर यूनिट से 8 से 9 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो कुल मिलाकर आपको टोटल 40% अंक लाने जरूरी हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि पार्ट बी में जो आपका विषय है, हिंदी विषय के हिसाब से बात करें तो साहित्य का इतिहास से लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास में आते हैं। व्याकरण से लगभग 45 से 50 प्रश्न आते हैं। काव्य शास्त्र से 20 से 25 प्रश्न। अवतरण से क्वेश्चन आते हैं 10। 2 अवतरण आपके प्रश्न पत्र में रहता है, वहां से 10 क्वेश्चन करने रहते हैं। 5-5 क्वेश्चन हर अवतरण से होता है। और एक नई चीज इसमें जोड़ी गई है, टीचिंग एप्टीट्यूड से कुल 20 प्रश्न रहते हैं। तो इस तरीके से विषय से कुल 200 प्रश्न होते हैं। मोटे तौर पर आप देखें तो डीएसएसबी पीजीटी हिंदी में कुल 300 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 प्रश्न पार्ट ए से और 200 प्रश्न पार्ट बी से, और हर प्रश्न एक एक अंक का होगा, और नकारात्मक करने पर, गलत करने पर आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। तो देखिए, ये बहुत कम है 0.25 मार्क्स। आप चाहें तो इसमें रिस्क ले सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड में होंगे तो हो सकता है कि आप रेस से बाहर हो जाएं। इसलिए जहां पर 50-50 आपको डाउट है, उस पर जरूर रिस्क लीजिए। अगर 10 से 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तुक्के के रूप में या फिर अनुमान के रूप में, तो आप इस परीक्षा के फाइनल रिजल्ट के रेस में रह सकते हैं। अन्यथा ईमानदारी से अगर नहीं आ रहा, एकदम से छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत पीछे हो जाएं। ये अपने अनुभव के हिसाब से और अपने जो भी साथ में परीक्षा देने वाले लोग थे उनके अनुभवों के हिसाब से हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो एकदम से डिफेंसिव मोड में होते हैं, नेगेटिव को छूते ही नहीं, यानी कि डर की वजह से कि उनका नंबर कट जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। तो परीक्षा के पैटर्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 2 पार्ट में बटा रहेगा, और पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है, कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं और कैसे प्रश्न किस इकाई से ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि तमाम विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर पीजीटी हिंदी में काव्य शास्त्र रहता है कि नहीं, लेकिन जब आप सिलेबस देखेंगे तो काव्य शास्त्र है। इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न आपको काव्य शास्त्र से मिलेंगे, व्याकरण से मिलेंगे, और हिंदी साहित्य का इतिहास तो रहेगा ही रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने सिलेबस पर बहुत पहले आप सभी से चर्चा की थी।
जो सीरियस विद्यार्थी रहे होंगे वो जरूर देखे होंगे। जो नए विद्यार्थी हैं उनसे यही कहूंगा कि अभी लेट नहीं हुआ है, एक नज़र जरूर देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया सिलेबस पीजीटी हिंदी, हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन। पहले ही इसमें बता दिया गया कि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है और विस्तृत अध्ययन के साथ पढ़ना है। नॉर्मली हम पाठ्यक्रमों में देखते हैं तो लिखा रहता है कि सामान्य अध्ययन, लेकिन डीएसएसबी ने गलती नहीं की है। वो पहले ही आगाह कर दिया है कि भाई आप अगर परीक्षा देने आ रहे हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तृत अध्ययन करके आपको आना है, जिसमें जो वही ट्रेंड है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल से जो प्रमुख कवि हैं उनको जरूर ध्यान में रखिए। आपने प्रैक्टिस सेट भी किया होगा और इस चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं सब्जेक्टिव तौर पर, ऑब्जेक्टिव तौर पर, आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा तो निश्चित तौर पर आप ऊंचे मनोबल के साथ इस एग्जाम में जाएंगे। बहुत कुछ इसमें नहीं है, वही जो चुनिंदा और प्रतिनिधि कवि हैं उन्हीं को पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर पूरा लंबा चौड़ा दिया गया है। हालांकि डीएसएसबी के पाठ्यक्रम में अनेक गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, मात्रात्मक त्रुटियां हैं, ठीक है। उसको अगर हम यहाँ पर बताना शुरू करेंगे तो टाइम यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए आप केवल एक नजर दौड़ा कर देखिए कि कहाँ कहाँ गलती दिखाई दे रही है। बहुत सारी गलतियां हैं इसमें, आप तो देख सकते हैं। कुछ मैं उदाहरण, जैसे मैथिली शरण गुप्त लिखा हुआ है, एकदम से गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेमी चंद्र जैन को गलत लिख दिया है, मुक्तिबोध को अलग अलग कर दिया है, धर्मवीर इस तरीके से लिखा हुआ देख रहे हैं। ये सब त्रुटियां, जयशंकर, ऐसा लग रहा है कि कोई बेमन से इस पाठ्यक्रम को बनाया हुआ था और प्रूफ रीडिंग भी नहीं किया है। शायद इसको चुनाव की तैयारियों में लगा दिया गया होगा और उसका ध्यान इधर नहीं रहा होगा। तो बहुत दुख भी होता है कई बार, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तृत अध्ययन करके जाना है और उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। ये तब मैं बात कर रहा हूँ जब परीक्षा के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। दूसरे यूनिट पर देखें तो गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन करना है। डीएसएसबी ने एक चीज पहले से ही क्लियर कर दिया है कि भाई सामान्य अध्ययन से काम नहीं चलेगा, आपको विस्तृत अध्ययन करके जाना पड़ेगा। निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखा चित्र, ठीक है। यहाँ से आएगा रिपोर्टाज, देखिए कैसे लिखा हुआ है। इसीलिए हमने कहा कि बहुत सारी मात्रात्मक त्रुटियां हैं, लेकिन आप इनको नजरअंदाज करते हुए अपनी तैयारी पर फोकस करते हुए इन पॉइंट को देखकर जरूर जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। तीसरा, जिसकी अवतरण की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर लिखा सप्रसंग व्याख्या, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अवतरण मिलेगा 2 और उसी में से 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, वही आपको करना है, ठीक। तो तीसरा और चौथा कुछ इसी टाइप का है। पांचवा में बताया गया कि कुछ लेखकों के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर आधारित प्रश्न होंगे, जो कि यूनिट 1 से, माने कि ऊपर जो अगर बात करें, जो यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास है उसी से आपका कवर हो जाएगा, उसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्याकरण की बात की गई है, व्याकरण आप थोड़ा सा काक चेष्टा बकोध्यानम के दृष्टिकोण से जरूर देखिए कि क्या है। पूरा पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर आपके पास वासुदेव नंदन प्रसाद या फिर हरदेव बाहरी की व्याकरण की पुस्तक होगी तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। व्याकरण का कोई अंश डीएसएसबी ने नहीं छोड़ा हुआ है, सबको इसमें शामिल कर दिया है, चाहे वो शब्द से लेकर संधि तक सब कुछ इसमें शामिल है। विलोम, अनेकार्थी शब्द, प्रत्यय, समास, सब चीज है इसमें, कारक, ठीक। तो अभी हाल ही में हमने लाइव क्लास में आप सभी से बातचीत करते हुए बताया हुआ था कि किस तरीके से नए पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं और व्याकरण से कहाँ कहाँ से मेन सवाल पूछे जाते हैं। लगातार हम चर्चा करते रहे, बस यहाँ पर आपको संकेत देकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पर सिलेबस है। सिलेबस में विस्तृत शब्द गंभीरता से लिखा गया है, यानी कि आपको आपके पास जो भी किताबें हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। काव्य शास्त्रीय अध्ययन के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शब्द शक्तियों से सवाल पूछे जा रहे हैं, काव्य दोष है, ठीक है, काव्य गुण है, रस मीमांसा है, अलंकार से सवाल पूछे जाएंगे, छंद से सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि काव्य शास्त्र और व्याकरण में कोई भी पोर्शन डीएसएसबी ने नहीं छोड़ा है। आपके पास मुकम्मल तौर पर हिंदी व्याकरण की कोई भी किताब होगी तो आप आराम से कवर कर लेंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और व्याकरण को फार्मूला पर आधारित प्रश्न हमें तैयार करने पड़ते हैं, तो आप फार्मूला को एकदम से क्लियर करके जाइए कि भाई संधि, फला संधि है तो क्यों है, फला समास है तो क्यों है, कोई शब्द का विपरीत ये है तो क्यों है, पर्यायवाची इसका क्यों है, इस टाइप से पूरा शुद्ध अशुद्ध क्यों है, ये सारी चीजें आपको समझना भी है और याद भी करना है, ठीक है। और नॉर्मली तौर पर यहाँ पर कुछ पत्रकारिता से भी सवाल पूछे गए, तो अगर आप हिंदी पत्रकारिता को भी तैयार करके जाते हैं तो अच्छा खासा आपकी तैयारी वहां पर
पूरी दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगभग आप देख रहे हैं कि सिलेबस में सभी पोर्शन आ जा रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास भी आ जा रहा है, हिंदी व्याकरण भी आ रहा है, काव्य शास्त्र भी आ रहा है, पत्रकारिता भी आ जा रही है। जितने भी पोर्शन एक विद्यार्थी को पढ़ने चाहिए, सब कुछ इसमें समाहित है। अब इसमें आपको टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन तैयार करके जाने, और जिन्होंने बीएड इत्यादि किया होगा, एमएड किया होगा, वो इसको अच्छे से कर लेंगे। और नहीं तो अगर आप सीटेट की तैयारी किए होंगे, ठीक है, या टेट की तैयारी किए होंगे, तो भी आप इस पोर्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लर्निंग एंड टीचिंग क्या है, ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या है। ऐसा लग रहा है कि कोई बीएड का पाठ्यक्रम उठाकर यहाँ पर रख दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी से सवाल पूछे जाते रहे, इनको ध्यान में रखना है। नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये भी बीएड के सिलेबस में लगा रहता है। यानी कि अगर आप बीएड किए हुए हैं तो ये आपका एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आप आराम से इसको पढ़कर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम आपके सहूलियत के लिए एक नजर क्वेश्चन पे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप देखिए, कुल 300 प्रश्न रहेंगे और 180 मिनट का ये पूरा एग्जाम होगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि 3 घंटे का ये एग्जाम होगा, 300 प्रश्न होंगे। तो स्पीड को भी आपको देखना है, क्वेश्चन को कितनी तेजी से पढ़ना है, समझना है, फिर सही उत्तर तक पहुंचना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। पहला ही यहाँ पर दिया गया मेंटल एबिलिटी, इससे 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो ज्यादा हम इसको पढ़ेंगे नहीं, बस एक नजर आपको दिखा देंगे कि किस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम सामान्य मानसिक योग्यता हिंदी में कहते हैं, रीजनिंग के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। तो देखिए किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, और लिखा भी गया है कि सही आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा, और रॉन्ग आंसर अगर आपने दिया तो 0.25 यहाँ से कट जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न रहेगा, ठीक, तो जिसमें आप अपने को अच्छा महसूस करते हैं उसमें हल कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक नजर आप देख लीजिए, ठीक। तो आप धीरे धीरे अनुमान लगा पाएंगे कि हाँ, अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो हम कर लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार क्या होता है कि हम कम तैयारी में भी बहुत अच्छा अंक हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो रिक्त स्थान दिया गया क्वेश्चन मार्क है, वहां पर क्या होगा, ठीक, इस टाइप से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग का तो आप जानते हैं कि वो भी फार्मूला पर आता है, उसकी एक सेटिंग होती है, उसी के हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से रीजनिंग के सवाल बन रहे हैं, आप देख लीजिए, आपने पहले भी इसको हल किया होगा। तो 20 क्वेश्चन रहेगा, तो मेरा अनुमान है कि इसमें 10 से 15 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे, समय का ध्यान रखते हुए, समय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए आराम से कर लेंगे, कोई आपको हर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मेंटल एबिलिटी का 20 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि और क्या इसमें आ रहा है, ठीक। आप प्रश्नों को भी ध्यान में रखते हुए देखिए कि कई बार जो चित्रनुमा क्वेश्चन आते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आकृति दे दी जाती है, उसके हिसाब से भी सवाल पूछे जा रहे हैं डीएसएसबी में। तो ये सब रीजनिंग के पार्ट हैं, इसको आप आराम से कर लेंगे। थोड़ा बहुत आपने अगर पढ़ाई की होगी तो आराम से कर लेंगे, इसके लिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरा इसमें पॉइंट दिया है जनरल अवेयरनेस, यानी कि सामान्य जानकारी। जब सामान्य जानकारी की बात की जाती है, सामान्य अध्ययन की बात की जाती है, तो मोटे तौर पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, ठीक है, इनसे ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पत्र आपके सामने हमने रखा हुआ है, ये 2021 का है, तो उस जमाने में जो भी कुछ करंट घटनाएं हुई थी, उनसे भी सवाल पूछे गए हैं। आप देख रहे हैं 2021 के बजट को रखा गया है, तो आप भी अभी जो बजट पेश हुआ है 2025 में, उसको एक बार रिवाइज करके जरूर जाएंगे। वहां से हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। बाकी सामान्य तौर पर जो भी इतिहास की घटनाएं हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो आप प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब, और फिर स्वतंत्रता संग्राम, ये सारी चीजें ध्यान में रख के जाइए, तो वहां से सवाल पूछे जाते हैं। और इतिहास से सवाल रहते हैं, खूब रहते हैं, ठीक है ना। और खेल से भी सवाल रहते हैं। तो कुल मिलाकर आप सामान्य जानकारी के लिए लूसेंट की पुस्तक अगर बढ़िया से पढ़े होंगे, और मंथली कोई एक मैगजीन आप पढ़े रहे होंगे, उसके टच में रहे होंगे, तो आराम से इस यूनिट को भी अच्छे से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हिंदी विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जो अरिथमेटिक एबिलिटी है, यानी कि अंक गणितीय क्षमता, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, और जाहिर सी बात है कि हमारा भी हिंदी था, तो गणित
मेरी भी कमजोर थी और तमाम विद्यार्थियों की गणित कमजोर रहती है। लेकिन देखिए इसका जो लेवल है वो 10th लेवल का है। 10th लेवल तक लगभग सभी लोग मैथ पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो उसी के हिसाब से, हालांकि करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, अगर अभ्यास छोड़ दिया जाता है तो यही सब कठिन लगने लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लघुत्तम महासमापवर्तक, महत्तम महासमापवर्तक, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और देख रहे हैं इसी टाइप से कुछ कुछ सवाल है। इसको आप, अगर आपके पास समय रहेगा तो थोड़ा इधर उधर गुणा गणित करके भी इसको आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा गणित का जो सवाल रहता है वो 10वीं के लेवल का ही होता है, जैसे कि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। ठीक है, या फिर कार्य और समय से रिलेटेड सवाल आ जाता है, नल से रिलेटेड जो सवाल है वो सब आता है। ठीक है, आप सब कोशिश ये कीजिए कि इसमें कम से कम 8 क्वेश्चन आप सही कर ले। 20 में अगर 8 सही कर ले रहे हैं तो ये मानकर चले कि आपका पेपर ठीक गया, कोई दिक्कत आपको नहीं। ठीक है ना, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि गणित कमजोर है तो एग्जाम ही ना दे, एग्जाम देने जाना चाहिए। बस यही है कि भाई जो पोर्शन मजबूत है उसको अच्छे से करें, जो नहीं मजबूत है तो कम से कम उससे लड़ने की कोशिश करें। उसमें 8 से 9 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि 300 क्वेश्चन है तो कोई 300 में 300 करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए जनरल इंग्लिश से सवाल पूछा जा रहा है। जनरल इंग्लिश में भी खासतौर से ग्रामर पोर्शन का ज्यादा सवाल रहता है, और जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं उसको ध्यान रखना है। हिंदी व्याकरण की जैसे आपको तैयारी करना है उसी तरीके से जनरल इंग्लिश की भी तैयारी करना है। गणित के बाद इंग्लिश का ही नंबर आता है जिसमें विद्यार्थियों को डर रहता है, तो मीनिंग एरर को ध्यान में रखना है, और जो भी सेंटेंस एरर है उनको ध्यान में रखना है। इसमें भी एनोनिम्स सिनोनिम्स आते रहते हैं, उसको आप पढ़ के जाइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें भी आता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आपको करना चाहिए था, जिसको लेकर हमने बहुत पहले आप लोगों से चर्चा की थी, न जाने आप लोग उसको गंभीरता से सुनते हैं कि नहीं। डीएसएसबी ने क्वेश्चन बैंक करके अपने वेबसाइट पर डाला हुआ है। उसमें जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में आए हुए अगर प्रश्नों को आप हल कर लेते हैं तो रिवाइज रूप में वही सब प्रश्न आते रहते हैं, रिपीट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम यहाँ पर कर्सर जरूर आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कुछ कुछ चीजों को ध्यान में जरूर दीजिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पैराग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें आपको दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 5-6 सवाल ऐसे ही आपका सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप देखिए 2 पैराग्राफ रहेंगे, हिंदी जनरल में भी और हिंदी जनरल इंग्लिश में भी। ठीक है, तो इस तरीके से अब बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश का जो भी सवाल है। यहाँ पर आप देख लीजिए, वही संधि विच्छेद, ठीक है, समास से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। ठीक, संधि से ज्यादा सवाल है। समानार्थी, यानी कि जब आप हिंदी विषय के व्याकरण को तैयार कर रहे थे तो उसके साथ ही ऑटोमेटिक ये सवाल अपने आप तैयार हो गया। बहुत बार मुझे याद आ रहा है कि जब हम डीएसएसबी में गए थे तो 20 में 19 क्वेश्चन सही था। बहुत सारे विद्यार्थियों का 20 में 20 भी सही था। एक सवाल हमारा गलत हो गया था। अब पूछा था कि बूढ़ा का विलोम क्या होगा, तो उसमें आंसर में बुढ़िया दिया हुआ था। ठीक है, आज जबकि मैं दावा कर रहा था कि बूढ़ी होगा, और मैंने बूढ़ी काकी का उदाहरण दिया था जो प्रेमचंद की कहानी है। तो इस तरीके से करीब 10 क्वेश्चन पे हमने ऑब्जेक्शन किया था डीएसएसबी का, और उस जमाने में 4000 रुपया भी हमने खर्च किया था। फाइनली हमारा चयन हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ 2017 डीएसएसबी पीजीटी की। लेकिन फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाने की वजह से हम वहां पर नहीं ज्वाइन किए। ठीक है, तो ये कुछ अनुभव है जो कि कई बार बताने का मन करता है, जिससे कि जो विद्यार्थी जुड़े हुए उनको लगता है कि जो भी व्यक्ति है सामने बैठा हुआ है वो निश्चित तौर पर इन परीक्षाओं को भोगा हुआ है, और उसके पास भोगा हुआ यथार्थ है, अनुभूति एकदम सच्ची वाली है, तो अच्छा लगता है। तो देखिए व्याकरण आपका वैसे भी तैयार हो जाएगा। हिंदी व्याकरण को लेकर तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। थोड़ा सा इंग्लिश में मेहनत करना है, थोड़ा सा गणित वाले में मेहनत करना है, रीजनिंग को भी आप अच्छा कर लेंगे, और जीएस में एक कोशिश करना है कि भाई 10 क्वेश्चन के आसपास में सही हो जाए। कोई अगर कम से कम 10 क्वेश्चन सही हो जाए, और हो भी जाता है शुरू से, अगर आपने जीएस इत्यादि थोड़ा बहुत ध्यान में दिया होगा तो आराम से कर लेंगे। अब बात करते हैं हिंदी विषय की, जिसको कि यहाँ पर डिसिप्लिन लिखा गया है, और लगभग 9 से 10 डिसिप्लिन में पूरा ये पेपर डिवाइड है। इसी तरीके का पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए पहला एक प्रश्न यहाँ पर, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किसका वाक्य है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यानी कि आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आदिकाल से कुछ कुछ सवाल दिख रहे हैं। सवालों को अगर आप देखेंगे तो उनका लेवल उतना हार्ड नहीं है, लेकिन परीक्षा तो परीक्षा होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि मैक्सिमम, कम से कम अपने विषय में आप मैक्सिमम सवाल सही करें। ठीक है, तो एक नजर आप जरूर इन प्रश्नों पर दौड़ाते हुए जाइए। मैं धीरे धीरे कर्सर को आगे बढ़ा रहा हूँ।
चूंकि एक ही प्रश्न दो दो बार इसमें लिखा गया है, ठीक है, तो इसलिए जो इसके पृष्ठ हैं, पेज हैं, वो भी ज्यादा हो रहे हैं। तो एक नजर आप दौड़ा लीजिए कि भाई, जैसे हम बार बार कहते हैं कि ये वाला अगर प्रश्न ना आए तो मान के चलिए कि वो क्वेश्चन आपका पूरा ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर और भी ढेर सारे प्रश्न है इसमें, इसी तरीके से आपको हिंदी के क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर प्रश्न है, इसी हिसाब से जितने भी प्रश्न दिए गए लगभग इनकी संख्या अ, करीब 200 200 तो है, तो 180 उसमें हिंदी के रहेंगे और 20 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे। तो यही सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक। हर एंगल से सवाल पूछा गया, हर एंगल से। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत वस्तुनिष्ठ संकलन रजनीश कुमार की अगर पुस्तक नहीं खरीदी होगी तो इस एग्जाम के बाद जरूर आप खरीद लेंगे। वहां से भी खूब सवाल पूछे गए। आप देखेंगे कि कम से कम आदिकाल से लेकर प्रगतिवाद तक का कोई भी क्वेश्चन उस किताब से बाहर नहीं आएगा। घुमा फिरा कर आप उसको कहीं कहीं से कैच कर लेंगे, ठीक है। आप सभी को मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई देख लीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप का। जैसे यहाँ पर सवाल पूछा गया, सतसई किसकी रचना है, तो अब आप केवल इसको टिक करने में ही सही करेंगे कि कहीं गलती से दूसरा टिक ना हो जाए, ठीक है। छोटा छोटा सवाल यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन 200 प्रश्न है, तो प्रश्न के जो स्वरूप है अभी अलग अलग है। हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, ठीक है। और व्याकरण में भी कई पोर्शन है, रस छंद अलंकार है, सब कुछ इसमें है। तो उसके हिसाब से भी आपको देखना है, ठीक। यहाँ पर आप देखते जाइए, फिर बाद में आप देखेंगे कि पैराग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा। 2 पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पे 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। तो पैराग्राफ अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो कई बार 10 प्रश्न सही हो जाते हैं। अगर पैराग्राफ अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको लगता है कि इसका जवाब ये होगा, लेकिन आंसर की आने के बाद दूसरा जवाब हो जाता है। इसका मतलब होता है कि आपने जल्दी जल्दी में पैराग्राफ को ठीक से नहीं पढ़ा है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो यूजीसी नेट की तैयारी भी किए रहे होंगे। यूजीसी नेट में भी पैरा पूछा जाता है और ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी पैटर्न पर होता है। तो आपने अच्छा खासा अभ्यास कर लिया होगा और उसका लाभ इस एग्जाम में आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न बहुत लंबे चौड़े नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न है। जैसे एक सवाल पूछ लिया गया, वैद्यनाथ मिश्र किस लेखक व कवि का मूल नाम है, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के प्रश्न है, यानी कि आपको सामान्य तौर पर रिवीजन करके जाना है, बहुत घबराना नहीं है। कई बार कम तैयारी में बहुत अच्छा पेपर चला जाता है और कई बार हम तैयारी बहुत अच्छी किए रहते हैं और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, घबराहट को लेकर, परेशानी को लेकर, तब फिर हमारा अच्छा पेपर भी खराब हो जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप घबराने का प्रयास वहां न करें। अगर 2-4 सवाल शुरू शुरू में नहीं आ रहे हैं तो भी आप कोशिश कीजिए कि अभी हमें धैर्य रखना है। इसीलिए मैं बार बार क्रिकेट का उदाहरण देता हूँ कि शुरुआती दौर में पहला दूसरा ओवर बैट्समैन देखता है कि पिच क्या कर रही है, कैसे करना है इसको, क्योंकि उसको मालूम है कि 50 ओवर तक का मैच है। टेस्ट मैच में तो आप देखते हैं कि कितने खिलाड़ी कितनी गेंदों को खाते हैं, इसके बाद एक शतक लगा देते हैं। तो यही है, क्रिकेट से जोड़कर आपको पेपर को भी देखना चाहिए। उसके रणनीति को अगर आप समझ लेते हैं तो अच्छा आप कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ही आपको प्रश्न देखने के बाद पसीना आने लगे, बार बार पानी पीना शुरू कर दें, बार बार टॉयलेट जाना शुरू कर दें, बार बार इधर देखें दाएं बाएं देखें, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन पेपर को देखिए, कुछ समझिए, ठीक है। फिर जो आसान, क्योंकि 300 क्वेश्चन है तो उसमें लगभग 200 प्रश्न तो आसान रहेंगे, 100 प्रश्न आपके लिए परेशानी खड़े कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 300 के 300 प्रश्न पूरे कठिन रहेंगे। आप खुद प्रश्न पत्र देखेंगे तो स्क्रीन पर करते हुए ये हमारी आवाज आपको गूंजेगी कि नहीं सर बिल्कुल सही कर रहे थे, इसी टाइप से तो है, हमें हम लोग क्यों परेशान होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख रहे हैं कि हर एंगल से सवाल पूछा गया है, संधि से भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। ज्यादातर संधि फार्मूला पर है। अगर एक बार आपने संधि को बढ़िया से पढ़ लिया तो उसको आप आराम से कर लेंगे, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्याकरण से लगभग मैंने देखा कि 45 से 50 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास से 100 क्वेश्चन के आसपास में है। इसके बाद काव्य शास्त्र से 25-30 क्वेश्चन थे, ठीक है। पत्रकारिता से भी 10-15 क्वेश्चन थे। तो हर एंगल से आप देख लीजिए, अन्य गद्य विधाओं से भी सवाल को पूछे जा रहे हैं जो गद्य साहित्य था, तो आप कर लेंगे, कोई बात नहीं है। जितना आपने पढ़ा हुआ है लगभग सब पढ़ा हुआ आएगा। बस आप विकल्पों को देखेंगे, विकल्पों को देखने के बाद आप घबराने लगेंगे कि भाई कंफ्यूजन, एक बार परीक्षा में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है तो एक से अधिक प्रश्न उससे प्रभावित होते हैं। तो प्रयास आपको क्या करना है कि कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर एक बार कंफ्यूज होना शुरू हुए तो समझिए कि आप उसके बाहर जा रहे हैं,
ठीक है। तो मुझे लगा कि परीक्षा भले बहुत ज़्यादा दिन न हो, कम से कम अपने विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए और हमने वही यहाँ पर काम किया। ठीक, तो क्वेश्चन आपने देख लिया, पैटर्न को भी समझ लिया, सिलेबस को भी आपने देख लिया है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देखते जाइए। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमने आप सभी को बताया था कि वो रहेगा, पैराग्राफ रहेगा। ठीक, तो पैराग्राफ यहाँ पर रहेगा। इसकी थोड़ी फाइल ज़्यादा हो रही है, कई बार लैपटॉप जो हो रहा है वो बंद भी हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक, काव्य दोष और काव्य गुण ज़रूर आप पढ़कर जाएँगे। वहाँ से सवाल पूछे जाएँगे, शब्द शक्तियों को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ाए हुए हैं, लेकिन अब वक़्त नहीं है कि इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करें। जिन्होंने तैयारी पहले से शुरू की होगी, वो अच्छे से हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए जिस पैराग्राफ की मैं बात कर रहा था, पैराग्राफ सामान्य तौर पर छोटा-सा ही है, इसको आपको पढ़ना है, समझना है। इसके आधार पर यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं, एकदम पैराग्राफ पर ही आधारित है, 5 क्वेश्चन हैं। तो अगर अच्छे से पैराग्राफ समझ लेते हैं, तो इन पाँचों प्रश्नों को आप आराम से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक गद्यांश के रूप में है और एक काव्यांश के रूप में है यहाँ पर, ठीक है? तो अगर कविता आपको पता चल जाती है कि किसकी है, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता चलती है, कोई बात नहीं है। आप उसको समझिए और इसके बाद इसका उत्तर दीजिए। ठीक, तो 10 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी की, जिसको कि हम शिक्षण अभियोग्यता कह सकते हैं। ठीक, तो उससे भी सवाल पूछे जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन है यहाँ पर। अब आपने सीटेट की तैयारी की होगी, बीएड किया होगा, तो कुछ वहाँ से आपको सैद्धांतिक रूप में और व्यावहारिक रूप में और जितने भी विद्वान हैं उनके कथनों के रूप में या फिर उनकी पुस्तकों के रूप में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है कि डीएसएसबी पीजीटी को लेकर अब आप नहीं परेशान होंगे कि कैसे तैयारी करना है। हमने एक-एक बिंदु को समझाने का प्रयास किया, पैटर्न को बताया, सिलेबस को बताया और फिर प्रश्न पत्र पर भी हमने एक सरसरी निगाह डाली, ताकि एक नज़र, क्योंकि तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को एक नज़र अधिक होती है। वो एक नज़र में ही बहुत कुछ भाँप लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी था। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी हिसाब से अपने को मानसिक रूप से तैयार करते हुए परीक्षा हॉल में जाएँगे और देखेंगे कि एक-एक गूँज आपको वहाँ पर सुनाई देगी कि सर ने बिल्कुल सही कहा था। वही सभी प्रश्न आए हैं, उसी पैटर्न पर आया हुआ है और अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा है, तो घबराना नहीं है। आपको थोड़ा-सा वहाँ पर धैर्य रखते हुए जो प्रश्न आ रहे हैं, उनको टिक कर लेना है, सही कर लेना है। फिर जो नहीं आ रहे हैं, उनसे माथापच्ची करना, उनसे लड़ना है और फिर उनसे जीतना भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।